निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 लीची। लीची बहुबीजी फल नहीं है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल कहलाता है। आपको याद रखना है लीची का जो खाने योग्य भाग होता है उसे एरिल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए क्वाशियोरकर। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्वाशियोरकर कहा जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है सोल्डर इनमें से किसकी मिश्र धातु है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 लेड और टीन। सोल्डर लेड और टीन की मिश्र धातु होती है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 निम्न दाब पर। निम्न दाब पर हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। दाब कम होने से पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर वाष्पित हो जाता है और इसी कारण के कारण कमरे के ताप पर पानी उबाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सर रोनाल्ड रास ने। सर रोनाल्ड रास ने सर्वप्रथम खोज करके बताया कि मलेरिया के संवाहक मच्छर होते हैं। मलेरिया के उपचार में कुनेन का उपयोग किया जाता है और कुनेन सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 कार्बाइन। कार्बाइन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। शोधकर्ताओं के अनुसार कार्बाइन हीरे से लगभग 3 गुना मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरान के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसे एका बोरान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 स्कैंडियम। स्कैंडियम को एका बोरान के रूप में भी जाना जाता है। स्कैंडियम को Sc चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 गर्दन। गर्दन एक जोड़ नहीं है, यह आपको याद रखना। इसके अतिरिक्त टखना, घुटना व कोहनी ये सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा आंख का एक विकार है या बीमारी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष आंख का एक विकार है। निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यह भी पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है लगातार 2 पूर्णिमाओं के बीच की जो अवधि होती है वह कितने दिन से थोड़ी अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 29.5 डेज। 2 पूर्णिमाओं लगातार 2 पूर्णिमा के बीच की जो अवधि होती है वह 29.5 दिन से थोड़ी सी अधिक होती है। पूर्णिमा को चांद पूर्ण रूप से दिखाई देता है तथा अमावस्या को पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोयल। कोयल आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है। पूछा गया आपसे सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 दुर्बल अम्ल।
सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 के बीच का पीएच मान दुर्बल अम्ल को इंगित करता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय विलयन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल किसमें परिवर्तित होता है जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है पृथ्वी के अंदर मौजूद चट्टानों के कारण भूमिगत जल किसमें परिवर्तित होता है जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। पृथ्वी के अंदर जो भूमिगत जल होता है वह उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है जिसका उपयोग करके टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम। कैल्शियम तक अष्टक नियम लागू होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम कहते हैं। यह नियम कैल्शियम तक लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। किसी परमाणु के किस कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है किसी परमाणु के किस कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, 72 कोष। किसी परमाणु के 72 कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। पूछा गया आपसे रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, केशिकाएं। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। धमनियां शुद्ध रक्त का तथा सिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं। धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में तथा सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज में किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, एंटासिड। अपच के इलाज में एंटासिड दवाओं का उपयोग किया जाता है। जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, निकोटिन। निकोटिन तंबाकू में मौजूद होने वाला एक पदार्थ है जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है। तंबाकू में होने वाला मोजेक रोग विषाणु संक्रमण के कारण होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। सोनार का पूर्ण रूप क्या है। पूछा गया आपसे सोनार का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का उपयोग समुद्र में जलमग्न वस्तुओं को ढूंढने में तथा पनडुब्बियों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कैलोरी में। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक पुरुष को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2500 कैलोरी की जरूरत होती है तथा एक महिला को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। तो इन्हें भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, तड़ित। तड़ित ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें स्थैतिक विद्युत शामिल होती है। तड़ित चालक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। तड़ित के दौरान ध्वनि से पहले प्रकाश दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 नींबू। नींबू दिए गए ऑप्शनों में विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी का यदि आपसे सबसे समृद्ध स्रोत पूछा जाता है तो वह आंवला होता है, पर यह यहाँ मौजूद ऑप्शन में नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? पूछा गया आपसे आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 होमो सेपियंस। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ सोडियम क्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। साधारण भाषा में इसे नमक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 लार में। जो टाइलिन एंजाइम होता है वह मानव लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 हरी सब्जियां। हरी सब्जियां आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होती हैं और हरी सब्जियों में पालक आयरन का सबसे समृद्ध और प्रचुर स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। पत्थर के कोयले अर्थात कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको, आपसे पूछा गया है पत्थर के कोयले का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4। तो थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिख सके। तो पत्थर के कोयले का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों वह है धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में। पत्थर के कोयले का उपयोग उद्योगों में धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसे उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी एक उपधातु है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 जर्मेनियम। जर्मेनियम एक प्रकार की उपधातु है। जर्मेनियम का प्रतीक चिन्ह Ge है और उसका परमाणु क्रमांक 32 होता है। जर्मेनियम का अधिकतर उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स में किया जाता है। यह अर्धचालक पदार्थ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है और इंसुलिन की खोज बेडिंग एवं बेस्ट ने की थी। दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थितिक घर्षण का कारण बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है दो सतहों की अनियमितताओं में इनमें से क्या होता है जो स्थितिक घर्षण का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंटरलॉकिंग। दो सतहों की अनियमितताओं के कारण उनकी सतहों में इंटरलॉकिंग होती है जो स्थितिक घर्षण का कारण बनती है। घर्षण बल विरोधी बल का उदाहरण है या दो सतहों के बीच अनियमितताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे किस क्रम में जुड़े होते हैं? पूछा गया आपसे जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 श्रेणी क्रम में। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक का इस्तेमाल करंट के बहाव को रोकने के लिए या उसे कम करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरीन।
फ्लोरीन को F के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है और फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? पूछा गया आपसे सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। उत्प्रेरक 2 टाइप के होते हैं। जो उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को सक्रिय करता है अर्थात बढ़ा देता है उसे सकारात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, तथा ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को निष्क्रिय कर देते हैं या मंद कर देते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 अभिलंब की ओर। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकेगी। प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ग्लिसरीन। ग्लिसरीन साबुन का एक सह उत्पाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक कीटनाशक है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 डीडीटी। डीडीटी एक प्रकार का कीटनाशक है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में तथा मच्छरों को मारने में किया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डिपेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पूछा गया आपसे मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 दांत की परत। दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है जस्ता कि नहीं क्यों? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है जो खाद्य डिब्बे होते हैं उन पर टीन की कोटिंग की जाती है जस्ते की क्यों नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है इसलिए खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है जस्ते की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 खसरा। खसरा एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। विषाणुओं को सजीवों व निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणु जीवित कोशिकाओं में पहुंचते ही अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 गुणसूत्र से। मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? पूछा गया आपसे किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन तथा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और यह नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नींबू में। नींबू में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है अर्थात यह अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 2। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम जो कि 1H1 होता है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम जो 1H2 होता है और तीसरा होता है ट्राइटियम जो 1H3 होता है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 सल्फ्यूरिक अम्ल से। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ है। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। इसे अम्ल राज या ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 एक्स। यह मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं तथा 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है? पूछा गया आपसे विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 खून के जमने से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बिलियन। 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, निम्न में से कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके उसे छोटे नाभिकों में विभाजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 आरबीसी। आरबीसी रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में करती है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसे भी आपको याद रखना है। हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 फफूंद पादप जगत से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त पेड़, झाड़ झंखाड़, झाड़ियां सभी पादप जगत से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 आंखों का। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों का उपचार करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, एस्टर में कैसी गंध होती है? पूछा गया आपसे एस्टर में कैसी गंध होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 फल जैसी। एस्टर में फल जैसी गंध होती है। एस्टर के उपयोग से इत्र भी बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। कानों के लिए 60 डेसिबल तक की आवाज सामान्य होती है। इससे अधिक की आवाज होने पर कानों का पर्दा भी फट सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को सुपरसोनिक चाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? पूछा गया आपसे गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 रसायन। गैस और द्रव सभी रसायन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सांस की दुर्गंध। हेलिटोसिस को आमतौर पर सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सुपरसोनिक। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को सुपरसोनिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों और प्रश्न के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र में बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने के लिए जो भाप बनाई जाती है वह जलते हुए ईंधन से भाप बनाई जाती है और भाप बनाने के लिए जलते हुए ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले को उद्योगिकी जननी भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? पूछा गया आपसे पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल है। पृथ्वी पर सभी वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा लोहे में जंग लगना इनमें से किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है लोहे में जंग लगना इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अपव्यय अभिक्रिया। अपचय और उपचय दोनों अभिक्रिया जब एक साथ होती हैं इसे लोहे में जंग लगना अभिक्रिया का उदाहरण है। अपव्यय अभिक्रिया लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें खालिस्तान होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें खालिस्तान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 अम्ल। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नाभिक। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बोर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है? पूछा गया आपसे बोर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ऊर्जा। बोर के सिद्धांत में ऊर्जा संरक्षित रहती है। बोर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ किस रंग की लौ उत्पन्न करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ किस रंग की लौ उत्पन्न करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पीले। असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ पीले रंग की लौ उत्पन्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अनाज। विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत अनाज है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 साइनस। साइनस वायु से भरी शारीरिक गुहा का उदाहरण है। नाक के आसपास चेहरे की हड्डियों में नम हवा के रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें साइनस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा
ध्वनि की चाल माध्यम के खालिस्तान गुणों पर निर्भर करती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इनमें से सभी। ध्वनि की चाल, ताप, प्रत्यास्था और दाब इन सभी गुणों पर निर्भर करती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। गीले संगमरमर के फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? क्योंकि वहां पर घर्षण नहीं होता है। दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितने प्रति मिनट होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितने प्रति मिनट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 60 से 100। मानव हृदय की धड़कन जो होती है वह 72 बार प्रति मिनट होती है। इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अर्थात रूट सब्जी नहीं है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अर्थात रूट या फिर जड़ सब्जी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, टमाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। पूछा गया आपसे कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत धारा खालिस्तान का प्रवाह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है विद्युत धारा इनमें से किसका प्रवाह होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विद्युत आवेशों का। विद्युत धारा विद्युत आवेशों का प्रवाह है। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के मान को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा I बराबर से आवेश अपॉन समय होता है। इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। पूछा गया आपसे किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स डार्विन ने। इस नियम के अनुसार प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। तो आपको याद रखना है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत है वो कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, खट्टे फल। खट्टे फल विटामिन सी के प्रचुर स्रोत होते हैं। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत आंवला है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अगले सप्ताह वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है। पूछा गया आपसे किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है। यहाँ पर होना चाहिए निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, विसरण। किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को विसरण कहा जाता है। विसरण के कारण ही कमरे के किसी कोने में रखे इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। पूछा गया आपसे आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, आवर्त। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गैल्वेनाइजेशन लोहे पर किसकी एक पतली परत की कोटिंग करने उसे जंग से बचाने की एक विधि है। पूछा गया आपसे गैल्वेनाइजेशन लोहे पर निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने की एक विधि है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जस्ता। गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर जस्ते की पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने की एक विधि है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 पनडुब्बी। पनडुब्बी के डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गाय का गोबर। गाय का गोबर ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है। गाय के गोबर का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अमीबियासिस के कारण क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है अमीबियासिस के कारण क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पेचिस। अमीबियासिस के कारण पेचिस रोग होता है। यह बैक्टीरिया संक्रमण से होने वाला रोग है जो आंतों को प्रभावित करता है, जिसके कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 हिस्टोलॉजी। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऊतक कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है। पूछा गया आपसे, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नीला। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला कलर का हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और ए बी नेगेटिव को सर्वग्राही रक्त समूह के रूप में भी जाना जाता है, तो उसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है। पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया। मलेरिया बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है। मलेरिया के उपचार में कुनैन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं। पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वायवीय श्वसन का है। आपसे पूछा गया है जो वायवीय श्वसन होता है वह क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु अणु होता है वह द्विपरमाणविक होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 रक्त के थक्के जमने की विफलता। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निमोनिया खालिस्तान की सूजन के कारण होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसकी सूजन की वजह से निमोनिया रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 फेफड़ों। फेफड़ों में सूजन की वजह से निमोनिया रोग होता है। निमोनिया में फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, जिससे ठंड लगना, कफ जमना तथा सांस लेने में तकलीफ होती है। शरीर में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है
वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।